Hello everyone, welcome to my YouTube channel Alpha Steward. My name is Subham Patel and today we are going to start second lecture of chapter number 1 solid states. So students, इसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था कि सॉलिड के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। तो सॉलिड्स दो टाइप्स के होते थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड्स। इसमें से हम लोग इस दोनों सॉलिड्स के बीच में डिफरेंस को भी स्टडी किए थे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का सेकेंड वीडियो लेक्चर, जिसमें जो हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे उसका नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मींस कि सॉलिड्स के जो दो टाइप्स थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड्स, उसमें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उसको कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है और किस बेसिस पे किया गया है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंदर, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करेंगे वो है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। मींस कि क्रिस्टल लैटिस क्या है और यूनिट सेल क्या है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और यूनिट सेल के कितने टाइप्स हैं, उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। मींस कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है और किस बेसिस पे किया गया है। सो बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है और किस बेसिस पे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मींस कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है, उसके नेचर के बेसिस पे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किए हैं। और वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स एंड कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। ये 4 टाइप्स के सॉलिड्स हैं कि जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन में हुए हैं। तो चलिए हम लोग उसको लिख लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया है और किस बेसिस पे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन कांस्टेंट पार्टिकल्स। मींस कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के जो नेचर है उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाइड किया है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। मींस कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसका नेचर कैसा है, उसके बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किए हैं। और वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं इसको हम लोग लिख लेते हैं। पहला जो है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा जो है वो है आयनिक सॉलिड। दूसरा है आयनिक सॉलिड। थर्ड जो है वो है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड। और जो फोर्थ है वो है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, इसको हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। तो ये हो गए क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। अब इनमें से ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है उसके भी 3 टाइप्स होते हैं। इस मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के भी 3 टाइप्स होते हैं, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। इसके 3 टाइप्स कौन कौन से हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के? पहला तो है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहला है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड पहला हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का जो पहला टाइप्स है वो है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग ने 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया।
मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड्स। और किस बेसिस किया? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन कांस्टेंट पार्टिकल्स। कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसकी नेचर के बेसिस पे किया था। अब इन चारों टाइप्स में से जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है उसके भी तीन टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सेकंड वन इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड थर्ड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये तीन टाइप्स हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के। अब हम एक एक करके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड को स्टडी करेंगे कि ये आखिर में क्या है। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, आयनिक सॉलिड क्या है, मेटालिक सॉलिड क्या है और कोवेलेंट सॉलिड क्या है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या है? तो हमारा जो सबसे पहला था वो था मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पहला जो था वो था मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहला हम लोग का क्या था? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के तीन टाइप्स थे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये तीन टाइप्स थे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये तीन टाइप्स थे। पहला जो था वो था पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और दूसरा था पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और तीसरा था हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के तीन टाइप्स थे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और तीसरा था हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होता है? ये जिस कांस्टेंट पार्टिकल से बना होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होता है, अगर वो मॉलिक्यूल्स का हुआ तो उस सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोलते हैं। मींस कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इस मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के तीन टाइप्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब देखते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होता है। इन तीनों के बीच में डिफरेंस आखिर में क्या है? तो सबसे पहले हम बात करें कांस्टेंट पार्टिकल्स की। अगर हम बात करें कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, अगर हम कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के टाइप्स हैं। नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के टाइप्स हैं। तो इसमें जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पे जो नॉन पोलर का जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या है? मॉलिक्यूल्स है। अब दूसरी बात, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है या फिर बॉन्डिंग है वो कैसी है, उसको हम लोग देखते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और बॉन्डिंग मींस कि ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनके बीच, उनके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है और उसकी बॉन्डिंग कैसी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, वो कैसा होता है? डिस्पर्सन और लंडन फोर्स। डिस्पर्सन फोर्स होता है, वीक डिस्पर्सन फोर्स होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्लोज होते हैं। तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो कैसा होता है? वीक डिस्पर्सन फोर्स। वीक डिस्पर्सन फोर्स, जिसको आप लंडन फोर्स भी बोलते हो। लंडन फोर्स, जिसको आप लंडन फोर्स भी बोलते हो। अब जो फोर्थ है वो है कि इनकी फिजिकल नेचर कैसी है, मीन्स कि इसका फिजिकल नेचर कैसा है, ये फिजिकली कैसे होते हैं। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो फिजिकली कैसे होते हैं? फिजिकल नेचर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं फिजिकल नेचर में कैसे होते हैं? ये सॉफ्ट होते हैं। ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं।
फिर फोर्थ आ गई इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मीन्स कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो कैसा है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मीन्स कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के रेस्पेक्ट में नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैसा है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, इंसुलेटर होता है। मीन्स कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या है, इंसुलेटर है, ये एक इंसुलेटर है। और फोर्थ हो गया इसका मेल्टिंग पॉइंट, मीन्स कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है। तो ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है। ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। मीन्स कि ये लो मेल्टिंग पॉइंट पे होते हैं। अब बात करें इसकी एग्जांपल की कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे। इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल हो जाएगा H2, I2, CO2, AR, ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे। इसके एग्जांपल क्या जाएंगे, AR, H2, I2, CO2, ये सब इसके एग्जांपल्स हो गए। ये सब इसके एग्जांपल्स हो गए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के 3 टाइप्स हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। जिसमें से जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है उसका कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स है। मींस कि ये मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और बॉन्डिंग कैसी है, मींस कि इसके जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मींस की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स कैसा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है। तो कैसा फोर्स है, वीक डिस्पर्सन फोर्स, और इसको आप लोग लैंडर फोर्स भी बोलते हो। अब इसका फिजिकल नेचर कैसा है, नॉन पोलर का जो फिजिकल नेचर है वो कैसा है, तो ये सॉफ्ट होता है। फिजिकली क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, मीन्स कि ये इलेक्ट्रिकली कैसा है, तो ये एक इंसुलेटर है। मीन्स कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। चौथा है मेल्टिंग पॉइंट, मीन्स कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट कैसी है, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो गया AR, आर्गन, डाइहाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब देखते हैं हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है उसका इन सब के रिस्पेक्ट में कैसा है। तो कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, मॉलिक्यूल्स ही होता है। क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का टाइप्स है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो कैसा होगा। तो जो पोलर मॉलिक्यूलर फोर्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होता है उनके कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। मीन्स की जो उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से जुड़े होते हैं। यहाँ पे जो होता है वो होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मीन्स की जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से जुड़े होते हैं। अब इसका फिजिकल नेचर की बात करें तो जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो भी फिजिकली क्या होता है, सॉफ्ट होता है। फिजिकली ये भी क्या होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट नेचर होता है। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, इसकी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होता है वो इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, मीन्स की ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पे जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। मीन्स की यहाँ पे ये जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो इंसुलेटर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इंसुलेटर, इंसुलेटर। अब ये आ गई हम लोग की फिफ्थ जो है मेल्टिंग पॉइंट। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। और इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा HCl और SO2, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। हम लोग का हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसका क्या होता है, तो ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का टाइप्स है। तो इसका भी जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे। इसके भी जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। अब बात करते हैं इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। मींस ये जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स कैसा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है। तो इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो
या फिर जो बॉन्डिंग होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फिर जो बॉन्डिंग होगी वह कैसी होगी, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मीन्स कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनके बीच में जो उनका जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स। अब बात करते हैं फिजिकल नेचर की, हाइड्रोजन बॉन्डेड का फिजिकल नेचर कैसा है, तो ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ये क्या होता है, हार्ड होते हैं। इनका जो फिजिकल नेचर होता है वो होता है हार्ड। हाइड्रोजन बॉन्डेड जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो हार्ड होता है। उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये भी क्या होते हैं, इंसुलेटर ही होते हैं। ये भी इंसुलेटर होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ये भी इंसुलेटर होता है। अब बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, इसकी मेल्टिंग पॉइंट कैसी है, इसकी भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। इसकी भी मेल्टिंग पॉइंट कैसी होती है, लो होती है। अब इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा H2O आइस, इसका आइस एग्जांपल हो जाएगा। बर्फ वो क्या होता है, हार्ड होता है, और वो उसके बीच में उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डेड के थ्रू जुड़े होते हैं, और वो हार्ड होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, इसके इंसुलेटर होते हैं, उनके बीच में लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। ये हो गया हम लोग का मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब बात आती है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हमने पढ़ लिया, मींस की क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया था, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। उसमें से हम लोग ने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को पढ़ लिया। अब बचा हमारे पास आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स और कोवेलेंट सॉलिड्स, जिसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं आयनिक सॉलिड्स। यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, अब हम पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड। यहाँ पे क्या क्या था, इसको हम लोग अगेन राइट कर देते हैं। यहाँ पे था कांस्टेंट पार्टिकल, दूसरा था इंटरमॉलिक्यूलर, फोर्सेस आर बॉन्डिंग। ये था, ये था। अब हम लोगों ने यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को पढ़ लिया। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया था, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड्स या फिर कोवेलेंट सॉलिड्स। 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया था, जिसमें से हम लोगों ने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को पढ़ लिया और उसके 3 टाइप्स को भी पढ़ लिया, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब हमारे पास बचा आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स और कोवेलेंट सॉलिड्स। इन तीनों को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या बचा, आयनिक सॉलिड्स, दूसरा बचा मेटालिक सॉलिड और तीसरा जो बचा हुआ है कोवेलेंट सॉलिड। ये हमारे पास 3 बच गए, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड्स और कोवेलेंट सॉलिड्स। अब हम इन तीनों को एक एक करके जानेंगे कि आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं और कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं, उनकी कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं उनके कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में, उसका फिजिकल नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, और उसके एग्जांपल्स को भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहा है, पहले आयनिक सॉलिड्स के देख रहे हैं। तो नाम से ही पता चलता है आयनिक सॉलिड्स मीन्स की इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, मीन्स की ये जिस पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है वो क्या होंगे, आयंस होंगे। वो क्या होंगे, आयंस होंगे। और वो क्या हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। और ये इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स जो आयंस है, कैटायन या फिर एनायन, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, कूलम्बिक फोर्स होगा या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। मीन्स कि इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से कूलम्बिक फोर्स या फिर इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इससे जुड़े होंगे। तो इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कैसा होगा, कूलम्बिक फोर्स और
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स कि जो आयनिक सॉलिड्स के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से कूलम्बिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होंगे। अब बात करें इसके फिजिकल नेचर की, तो आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं उसका जो फिजिकल नेचर होता है वो कैसा होता है, ये हार्ड होता है, ये हार्ड होता है और ब्रिटल होता है, हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो फिजिकली हार्ड होते हैं और ब्रिटल होता है नेचर में। अब बात करें इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, कि आयनिक सॉलिड्स का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है। तो जो आयनिक सॉलिड्स होता है वो अगर सॉलिड स्टेट में हुआ तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, बट अगर ये मॉल्टेन स्टेट में हुआ तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, कंडक्टर इन मॉल्टेन स्टेट मीन्स कि अगर जो मॉल्टेन स्टेट में हुआ तो ये कंडक्टर हुआ, और इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में अगर हुआ तो ये इंसुलेटर होगा। ये जो आयनिक सॉलिड है अगर सॉलिड स्टेट में हुआ तो ये इंसुलेटर होंगे, बट अगर आप इसको मेल्ट कर देते हो, मॉल्टेन स्टेट में ला देते हो तो ये कंडक्टर हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेंगे। अब बात करें इसके मेल्टिंग पॉइंट की, तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हाई होती है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट कैसी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। और एग्जाम्पल इसकी बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl एंड MgO, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल लिख लिया हम लोग NaCl एंड MgO, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, आयनिक सॉलिड्स जो है उसका कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या है, आयंस, और ये कांस्टेंट पार्टिकल्स इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कैसा है, कूलम्बिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मींस की आयनिक सॉलिड्स के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए हैं। उसके बाद इसका फिजिकल नेचर कैसा है, तो ये हार्ड होता है और ब्रिटल इन नेचर होता है। इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है, कंडक्टर इन मॉल्टेन स्टेट, मीन्स की अगर ये आयनिक सॉलिड को आप मेल्ट कर देते हो तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, बट अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत हाई है। और एग्जाम्पल क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब बात करते हैं मेटालिक सॉलिड्स की। मेटालिक सॉलिड्स में क्या होता है, इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, मेटालिक सॉलिड्स के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होता है इसकी जिससे मिलके बना होता है, ये किससे मिलके बना होता है, ये पॉजिटिव आयन से मिलके बना होता है, पॉजिटिव आयन से मिलके बना होता है। और इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से मेटालिक बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। ये एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग से, मीन्स कि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फिर जो बॉन्डिंग है वो कैसी है, मेटालिक बॉन्डिंग है, मेटालिक बॉन्डिंग। इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसी है, मेटालिक बॉन्डिंग है। अब इसकी फिजिकल नेचर की बात करें तो मेटालिक सॉलिड्स में क्या होता है, मेटल्स अक्सर क्या होता है, हार्ड होता है। तो ये जो मेटालिक सॉलिड्स हैं वो क्या होंगे, हार्ड होंगे, बट मैलिएबल एंड डक्टाइल। मेटालिक सॉलिड्स की जो फिजिकल नेचर की अगर बात करें तो ये फिजिकली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और मैलिएबल और डक्टाइल नेचर के होते हैं। अब बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। मेटालिक सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होती है, तो ये क्या करते हैं, ये कंडक्टर होते हैं। मेटालिक सॉलिड्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब बात करें इसकी मेल्टिंग पॉइंट की, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो मेटालिक सॉलिड्स का एग्जांपल हो जाएगा आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे। इसके एग्जांपल लिख लीजिए, Fe आयरन, Cu कॉपर, Ag सिल्वर, ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे मेटालिक सॉलिड्स के। अब बात करते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स देख लिया हमने, मेटालिक सॉलिड्स देख लिया। अब बात करते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होता है, कोवेलेंट सॉलिड्स में क्या होता है, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं एटम्स। मीन्स कि कोवेलेंट सॉलिड्स के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं एटम्स। ये एटम्स से मिलके बना होता है कोवेलेंट सॉलिड्स, ये एटम्स से मिलकर बना होता है। और इसका जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है कोवेलेंट सॉलिड्स का, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कैसा है,
और इसके बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसी है, तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग, इनके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे से अटैच रहते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे से अटैच रहते हैं। अब बात करें इसके फिजिकल नेचर की, कि कोवेलेंट सॉलिड्स का फिजिकली कैसे होता है, तो ये फिजिकली ये भी क्या होता है, हार्ड होता है, ये भी क्या होता है, हार्ड होता है। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये क्या होता है, कंडक्टर होता है, ये इंसुलेटर होता है। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये इंसुलेटर होता है, मीन्स की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे ग्रेफाइट भी कोवेलेंट सॉलिड्स के अंदर आता है। ग्रेफाइट जो होता है वो भी कोवेलेंट सॉलिड्स के अंदर आता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देता है, कंडक्ट कर देता है, मीन्स की वहाँ पे कंडक्टर होता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं इंसुलेटर। ये क्या होता है, मेनली इंसुलेटर होता है, बट कंडक्टर इन ग्रेफाइट। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो वहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसा होता है, कंडक्टर। वहाँ पे अगर ग्रेफाइट है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। बाकी सब जो जितने भी कोवेलेंट सॉलिड्स हैं वो नेचर में इंसुलेटर होते हैं। अब इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट एक्सट्रीमली हाई होता है, बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है इसकी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वेरी हाई। इसकी मेल्टिंग पॉइंट कैसी है, वेरी हाई, बहुत ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो हो जाएगा हमारे पास डायमंड या फिर क्वार्ट्ज, ये इसके एग्जांपल हो गए। ग्रेफाइट भी इसका एग्जांपल है, लेकिन वो एक्सेप्शन में है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। बाकी सब जितने भी कोवेलेंट सॉलिड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स। कांस्टेंट पार्टिकल्स आयनिक सॉलिड्स में आयन, मेटालिक सॉलिड्स में पॉजिटिव आयंस, कोवेलेंट सॉलिड्स में एटम्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है, कूलॉम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये मेटालिक बॉन्डिंग से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहाँ पे फिजिकल नेचर कैसा होता है, ये हार्ड होते हैं आयनिक सॉलिड्स और ब्रिटल होते हैं नेचर में। ये हार्ड होते हैं मेटालिक सॉलिड्स और मैलिएबल और डक्टाइल नेचर के होते हैं, और कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं, हार्ड होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये जो होता है वो सॉलिड स्टेट में अगर हुआ तो इंसुलेटर है, बट अगर आप इसको मेल्ट कर देते हो तो ये क्या होंगे, कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। मेटालिक सॉलिड्स कंडक्टर है, और यहाँ पे कोवेलेंट सॉलिड्स जो है इंसुलेटर है, बट ग्रेफाइट के केस में ये क्या है, कंडक्टर है। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो तीनों की हाई होती है। एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे आयनिक सॉलिड्स सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटालिक सॉलिड्स आयरन, कॉपर, सिल्वर, कोवेलेंट सॉलिड्स डायमंड्स और क्वार्ट्ज, ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे तो ये हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो इसको हम लोग लिख देते हैं क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो सबसे पहले समझते हैं हम क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। क्रिस्टल लैटिस होता क्या है, क्रिस्टल लैटिस। तो सबसे पहले इसके डिफिनीशन को ले लेते हैं। The regular and 3D dimensional arrangement of constituents particles in space is called crystal lattice। यहाँ पे जो क्रिस्टल लैटिस होता है, द रेगुलर एंड 3D डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। मीन्स कि किसी स्पेस के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स का अगर रेगुलर और तीनों डायमेंशनल में अगर अरेंजमेंट हो तो उस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। मीन्स कि अगर कोई कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो किसी स्पेस के अंदर
रेगुलरली और तीनों डायमेंशनल में अरेंज हो तो उस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो किसी स्पेस के अंदर, ये जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो किसी स्पेस के अंदर रेगुलरली और तीनों डायमेंशन में, मीन्स कि तीनों डायमेंशन में, एक्स डायमेंशन मीन्स कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, तीनों डायमेंशन में अरेंज्ड है और वो भी रेगुलर और तीनों डायमेंशन में अरेंज्ड है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। मीन्स कि ये जो तीनों डायरेक्शन है, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, इन तीनों डायमेंशन में और रेगुलरली अगर कांस्टेंट पार्टिकल्स अरेंज है, मीन्स कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ऐसे और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, मीन्स कि उसके ऊपर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, तीनों डायमेंशन में अगर कांस्टेंट पार्टिकल्स अरेंज है वो भी रेगुलर पैटर्न में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। अब कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर आयंस होंगे। तो एटम्स हम जानते हैं कि एटम्स कैसे होता है, स्फेरिकल होता है। एटम्स कैसे होता है, स्फेरिकल होता है। अब अगर इस कांस्टेंट पार्टिकल्स को हम लोग अरेंज करें 3D डायमेंशन में तो कुछ ऐसे होगा। ये कुछ ऐसे अरेंज होंगे, ये कुछ ऐसे अरेंज होंगे अगर हम लोग इसको अरेंज करें तो। यहाँ पे बोला है क्रिस्टल लैटिस में द रेगुलर एंड 3D डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। मींस कि किसी भी स्पेस के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट हो अगर रेगुलर हो और तीनों डायमेंशन में हो, एक्स डायमेंशन में भी, वाई डायमेंशन में भी और जेड डायरेक्शन में भी, तीनों डायमेंशन में अगर रेगुलरली अरेंज हो कांस्टेंट पार्टिकल्स, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो जो कांस्टेंट पार्टिकल्स यहाँ पे है वो क्या है, एटम्स है या फिर मॉलिक्यूल्स है या फिर आयंस है। तो एटम्स क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो अगर हम लोग एटम्स को अरेंज करें 3D डायमेंशन में तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके का आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एटम्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, जो स्फेरिकल है, यहाँ पे जो स्फेरिकल है तो यहाँ पे ये जो एटम्स है स्फेरिकल में, इसके सेंटर को हम लोग पॉइंट के फॉर्म में कंसिडर कर लेते हैं। इस स्फेरिकल का जो सेंटर है उसको पॉइंट के फॉर्म में कंसिडर कर लेते हैं और ये जितने भी एटम्स होते हैं उसको पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जितने भी एटम्स होते हैं उनको हम लोग पॉइंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। ये तीनों डायमेंशन में और रेगुलरली अरेंज है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। यहाँ पे क्या है, ये भी एक क्रिस्टल लैटिस है और ये भी एक क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस है। यहाँ पे क्या हुआ है, एटम को हम लोग यहाँ पे अपनी आसानी के लिए एटम को हम लोग क्या करते हैं, इसे स्फेरिकल नहीं बनाते हैं, बट जो एटम का जो स्फेरिकल शेप है उसका सेंटर को हम लोग एक पॉइंट के फॉर्म में कंसीडर कर लेते हैं और उसी पॉइंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइड्स बोलते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट। तो ये भी क्रिस्टल लैटिस है, ये भी क्रिस्टल लैटिस है। जनरली हम इसको पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और ये पॉइंट क्या होता है, ये जो एटम स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं उसके सेंटर को हम लोग पॉइंट के फॉर्म में कंसीडर किया हुआ है। और यहाँ पे अब क्रिस्टल लैटिस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है, तो यहाँ पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस को भी देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला जो है वह each point in a crystal lattice is lattice point or lattice sides। इसको हम लोग लिख लेते हैं each point in crystal lattice is lattice point। मीन्स कि क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो हर एक पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट बोलेंगे। दूसरा जी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट अ कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स। क्रिस्टल लैटिस के अंदर कोई भी पॉइंट होगा वो हर एक पॉइंट एक कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेगा। वो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ईच पॉइंट इन लैटिस के अंदर हर एक पॉइंट जो होगा रिप्रेजेंट अ कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल। क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो हर एक पॉइंट होगा वो एक कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेगा। और ये कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। और इसका जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट अ जियोमेट्रिकल लैटिस। कि ये जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं क्रिस्टल लैटिस के अंदर, जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। और जब लोग स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं तो एक क्रिस्टल लैटिस का जियोमेट्री फाइंड होता है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ईच लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइन। लैटिस पॉइंट्स जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होता है टू ब्रिंग आउट द जियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल लैटिस। मीन्स कि अगर किसी क्रिस्टल लैटिस का हम लोग को जियोमेट्री निकालना, जियोमेट्रिक शेप निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके जो लैटिस पॉइंट्स हैं उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द जियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल लैटिस। मीन्स कि जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं अगर उसका हम लोग को जियोमेट्रिक शेप निकालना है तो हम लोग उसके जो लैटिस पॉइंट्स हैं उसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो सपोज कीजिए कि ये हम लोग का कोई क्रिस्टल लैटिस है, ये हम लोग की कोई क्रिस्टल लैटिस है। अगर हमें इसका जियोमेट्रिक शेप निकालना है क्रिस्टल लैटिस का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जो लैटिस पॉइंट्स हैं, मींस कि ये जो पॉइंट्स है लैटिस पॉइंट्स, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको हम लोग ने इसको ब्लू कलर से ज्वाइन करा है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इसको एक स्ट्रेट लाइन से इन सभी को हम लोग ज्वाइन कर दें। तो ये देखिए यहाँ पे एक क्रिस्टल लैटिस का जियोमेट्रिक शेप बन गया। ऐसे जियोमेट्रिक शेप बनता जाएगा अगर हम लैटिस पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक क्रिस्टल लैटिस का जियोमेट्रिक शेप फाइंड हो जाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए क्रिस्टल लैटिस के। पहला क्या है, ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस इज लैटिस पॉइंट। मींस की क्रिस्टल लैटिस के अंदर हर एक जो पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट्स या फिर लैटिस साइड्स बोलेंगे। दूसरा जो है, ईच पॉइंट इन लैटिस रिप्रेजेंट अ कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स व्हिच कैन बी एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। मींस की क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो हर एक पॉइंट है वो एक कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या हो सकते हैं, ये पॉइंट जो है वो एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और आयंस भी हो सकता है।
और तीसरा जो था लैटिंग पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट ज्योमेट्री। अगर हमें क्रिस्टल लैटिस का ज्योमेट्रिक शेप फाइंड करना है तो इसके जो लैटिस पॉइंट्स है उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे और हमें उस क्रिस्टल लैटिस का ज्योमेट्रिक शेप फाइंड हो जाएगा। तो ये तो हो गया क्रिस्टल लैटिस के ज्योमेट्रिक, क्रिस्टल लैटिस के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो आज नेक्स्ट टॉपिक है वह यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होती है? तो सबसे पहले हम यूनिट सेल की डिफिनेशन को लिखते हैं। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन ऑफ क्रिस्टल lattice is called unit cell। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसके डिफिनेशन में, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। मीन्स कि क्रिस्टल लैटिस का जो सबसे स्मॉलेस्ट और रिपीटिंग पोर्शन है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट सेल बोलेंगे। सपोज कीजिए कि हम लोग के पास यहाँ पे ये कोई क्रिस्टल लैटिस है, ये कोई क्रिस्टल लैटिस है, यहाँ पे ये हम लोग के पास कोई क्रिस्टल लैटिस है। ये कोई क्रिस्टल लैटिस है। अब यहाँ पे क्या दिया है? द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। मीन्स कि इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट और रिपीटिंग पोर्शन होगा उसे ही हम लोग यूनिट सेल बोलेंगे। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा था, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ा था क्रिस्टल लैटिस के, कि अगर हम इसका जो लैटिस पॉइंट है इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं तो उस क्रिस्टल लैटिस की एक जियोमेट्रिक शेप फाइंड हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ करते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। इसको हम लोग ने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए क्रिस्टल लैटिस का एक जियोमेट्रिक शेप फाइंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो जियोमेट्रिक शेप फाइंड हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। अगर आप इसको रिपीट करते जाओ, ये जो जियोमेट्रिक शेप फाइंड हुआ है इसको अगर आप रिपीट करते जाओ तो एक पूरा क्रिस्टल लैटिस फॉर्म हो जाएगा, पूरा क्रिस्टल लैटिस फाउंड हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। अब अगर आप देखो इसको फिर अगर ज्वाइन करते जाओ, ये जो यूनिट सेल है अगर इसको रिपीट करते जाओ तो आप एक क्रिस्टल लैटिस फाउंड कर लोगे। अगर आप इसको रिपीट करते जाओ तो आप एक क्रिस्टल लैटिस फाउंड करोगे। 1 यूनिट सेल, 2 यूनिट सेल, अगर आप इसके बाद एक और यूनिट सेल लगा दो ऐसे, एक और यूनिट सेल लगा दिया तो ऐसे 1 2 3 ऐसे यूनिट सेल लगाते जाओगे तो आपको एक पूरा क्रिस्टल लैटिस फाउंड हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का यूनिट सेल। इसे को हम लोग यूनिट सेल, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, जब भी आप कोई बिल्डिंग बनाते हो तो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट और रिपीटिंग पोर्शन क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट और रिपीटिंग पार्ट क्या है, तो आप बोलोगे ब्रिक है, क्योंकि वो सबसे छोटा है और उसी को आप रिपीट करके आप बिल्डिंग्स को बनाते हो। पहले एक ब्रिक रखा, फिर उसके ऊपर एक ब्रिक रखे, उसके नीचे एक ब्रिक रखे, उसके आगे उसके पीछे आप ब्रिक रखते जाओगे तो एक क्या होगी, वॉल खड़ी हो जाएगी ब्रिक्स की, और उससे आप लोग क्या करोगे, बिल्डिंग बना लोगे। उसी तरह यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल के ऊपर यूनिट सेल, उसके नीचे यूनिट सेल, उसके आगे उसके पीछे यूनिट सेल लगते जाओगे तो आप ऐसे करके एक क्रिस्टल लैटिस फॉर्म कर सकते हो। तो यही यूनिट सेल का वर्क है। यूनिट सेल क्या है? द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का जो सबसे स्मॉलेस्ट और रिपीटेड पोर्शन है वो क्या है? यूनिट सेल है। तो यहाँ पे ये यूनिट सेल है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है और ये अपने आप को रिपीट कर रहा है तो क्रिस्टल लैटिस फॉर्म कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट सेल बोलेंगे। अब बात करते हैं यूनिट सेल कितने, यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या क्या है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल।
पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या क्या है? तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं कि यूनिट सेल, इसको हम लोग कुछ बड़ा बनाते हैं। एक यहाँ पे हम लोग ने एक यूनिट सेल ड्रॉ किया। ये क्या है? एक यूनिट सेल है। अगर आप इसको रिपीट करते जाओ तो एक क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होगा। ये एक यूनिट सेल है। अब ये पहला जो पॉइंट यहाँ पे आता है, पहला जो पॉइंट है वो है इट डायमेंशन। पहला जो पैरामीटर है वो है इट डायमेंशन अलोंग थ्री एजेस। मीन्स कि इसका जो डायमेंशन है तीनों एज में, ये अगर आप इसको बढ़ाओ तो ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया। अगर आप इसको बढ़ाओ तो ये क्या हो गया? जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अगर आप इसको बढ़ाओ तो ये क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस हो गया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसके जो तीन एज है, मीन्स कि इसका जो ये जो एज है इसका, ये इस साइड वाला, इसको हम आपको बुक समझ, ये जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इसके साइड में जो होगा वो जेड एक्सिस होगा। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, मीन्स कि ये जो एज है और फिर ये जो वाई एक्सिस है, ये जो एज है और ये जेड एक्सिस है, ये जो एज है, ये तीन इसके पैरामीटर्स हो गए। मीन्स कि इसका भी लेंथ डिपेंड करेगा जो एक्स एक्सिस में जो एज है, और जो वाई एक्सिस में उसका भी लेंथ डिपेंड करेगा, और जो जेड एक्सिस में उसका भी लेंथ डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं? ये जो है यहाँ पे जो हम लोग लेते हैं, तो इसको हम लोग लेते हैं, ये जो एक्स एक्सिस में जा रहा है इसको हम लोग मानते हैं डी, ये जो इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं सी। ये जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस मीन्स कि ये कोई यूनिट सेल्स है। तो यहाँ पे देखिए जो एक्स एक्सिस में है, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस में है ये, इसको हम लोग बी एज मानते हैं। इस एज का क्या नाम देते हैं? बी। और ये जो जेड एक्सिस में रहेगा, मीन्स कि इस साइड में जो रहेगा उसको हम लोग लेंगे ए नेम देंगे, और ये जो है इसको हम लोग क्या देते हैं? सी। मीन्स कि क्या हो गया? ए बी सी, ऐसे हो गया। तो ये जो इसके नीचे का ये जो है इसको हम लोग क्या नेम दिए? बी। और ये जो इस साइड का है, ये जो इस साइड का उसको हम लोग क्या नेम दिए? ए। और ये जो उसके ऊपर साइड में गया है ये, इसको हम लोग क्या नेम दिया है? सी। तो जो एक्स डायरेक्शन में गया है उसको बी नाम दे दिए, जो वाई डायरेक्शन में गया है उसको सी, और जो जेड डायरेक्शन में गया है उसको ए। तो ये तो तीन पैरामीटर्स हो गए इसके। ऐसे क्या क्या हो गया? ए, ब्लैक से लिखते हैं, ए बी और सी। ए बी सी क्या है? ये एजेस है। ये जो यूनिट सेल है इसका जो बी एज है, ए एज है और सी एज है, ये किनारे है इसके, ये एज है। तो अगर आप यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है अगर आप इसको बढ़ा दो तो ये क्या होगा? इसके एज बढ़ेगा। एक्स एक्सिस को बढ़ा दोगे तो यहाँ पे क्या होगा? बी बढ़ेगा। अगर ए एक्सिस को बढ़ा दोगे, मीन्स ये जो जेड एक्सिस है अगर आप इसको बढ़ाते हो तो यहाँ पे ए की लेंथ क्या होगी? चेंज होगी। अगर सी को आप बढ़ाते हो, मीन्स कि वाई एक्सिस को अगर आप बढ़ाते हो तो यहाँ पे सी की जो लेंथ होगी वो भी चेंज होगी। तो यहाँ पे जब लेंथ चेंज होगी तो ये जो यूनिट सेल है इसके पैरामीटर्स भी क्या होंगे? चेंज होंगे। तो यहाँ पे एक तीन पैरामीटर्स हो गए, ए बी और सी। ये क्या है? तीनों एजेस हैं। ये परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं एक दूसरे के और परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकते हैं। मीन्स कि ये जो बी एज है और ये सी एज है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये तीन हो गए। अब दूसरा जो आता है वो होता है दी एंगल बिटवीन थ्री एजेस। मीन्स की ये जो तीनों एज हैं ए बी सी, इनके बीच का एंगल भी डिटरमाइन करता है। मीन्स की ये जो बी है और ये सी है इसके बीच का एंगल, और ये सी है और ये है इसके बीच का एंगल, और ये जो ए है और ये जो बी है इसके बीच का एंगल। तो ये जो होता है बी और सी के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, और सी और ए के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीटा, और ए और बी के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं गामा।
तो हम लोग याद लिखते हैं अल्फा, बीटा और गामा। 3 पैरामीटर्स ये हो गए और 3 पैरामीटर्स ये हो गए। तो मीन्स कि फुल यूनिट सेल के जो टोटल पैरामीटर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 6 पैरामीटर्स होते हैं। 3 पैरामीटर्स तो ये हो गए ए बी सी, उस यूनिट सेल के तीनों एजेस, एक जो एक्स डायरेक्शन में है, एक जो वाई डायरेक्शन में है और एक जो जेड डायरेक्शन में है। इन तीनों एज की लेंथ पे डिपेंड करेगा पैरामीटर्स। अब दूसरा हो गया द एंगल बिटवीन 3 एजेस। इसके जो तीनों एजेस हैं, जो एक्स एक्सिस में है, जो वाई एक्सिस में है और जो जेड एक्सिस में है, इन तीनों एजेस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा जो है वो किसके किसके बीच का एंगल है? बी और सी के बीच में। एंगल बिटवीन बी एंड सी, ये बी और सी के बीच में एंगल है, उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा। बीटा किसके किसके बीच में एंगल है? सी और ए। यहां पे लिख लो आप एंगल बिटवीन सी एंड ए। सी और ए के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे बीटा। अब यहाँ पे जो गामा है, गामा किसके किसके बीच का एंगल है? ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गामा। यहाँ पे लिख लो आप एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग गामा बोलेंगे। तो टोटल कितने पैरामीटर्स हो गए? 6 पैरामीटर्स। तो आप यहाँ पे लिख लो देयर आर 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। मीन्स कि यूनिट सेल के जो पैरामीटर्स हैं वो टोटल कितने हैं? 6 हैं। 6 पैरामीटर से आप यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करते हो। एक तो हो गया इसके तीनों एज ए बी और सी, और उन तीनों एजेस के बीच में एंगल अल्फा बीटा गामा। ये हो गया पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। अब हम बात करते हैं यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं, मीन्स कि यूनिट सेल के कितने टाइप्स होते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं? तो हम यहाँ पहले लिखते हैं यूनिट सेल। अब ये जो यूनिट सेल्स हैं वो बेसिकली यूनिट सेल जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। यूनिट सेल जो होता है बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे जो यूनिट सेल का जो पहला टाइप्स है वो है प्राइमेटिव यूनिट सेल, और जो दूसरा टाइप है वो है सेंटर्ड यूनिट सेल। पहला जो टाइप है यूनिट सेल का वो है प्राइमेटिव यूनिट सेल, दूसरा जो टाइप है वो है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब यहाँ पे ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल होता है वो 3 टाइप्स का होता है। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल होता है ये 3 टाइप्स का होता है, तो इसको भी आप लिख लो। यहाँ पे पहला जो होता है बॉडी सेंटर्ड, दूसरा जो होता है फेस सेंटर्ड, और तीसरा जो होता है वो होता है इन सेंटर्ड। यूनिट सेल के कितने टाइप्स हो गए? यूनिट सेल जो होता है बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमेटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। यहाँ पे जो सेंटर्ड यूनिट सेल होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं कि प्राइमेटिव यूनिट सेल क्या होता है, सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, और बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड ये सभी यूनिट सेल कैसे होते हैं। तो यहाँ पे प्राइमेटिव यूनिट सेल में क्या होता है, ये जो यूनिट सेल है ये हम लोग यहाँ पे कोई एक यूनिट सेल बना रहे हैं। यहाँ पे हमने कोई एक यूनिट सेल बनाया। तो प्राइमेटिव यूनिट सेल में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो इस यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। जो एटम्स होते हैं वो इस यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है। मींस कि इस यूनिट सेल्स के जो 8 कॉर्नर्स हैं उस कॉर्नर्स पे एटम्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के यूनिट सेल को क्या बोलता है, प्राइमेटिव यूनिट सेल्स। जबकि सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, जो एटम्स होता है, ये जो हम लोग ने ये जो यूनिट सेल्स होता है, जो सेंटर्ड यूनिट सेल्स होता है उसमें क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही, साथ ही में
इसके अंदर कहीं और पे भी प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं है इसके अंदर कि केवल ये जो है कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट है, इसके अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पे क्या है, सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या है कि ये जो यूनिट सेल्स है उसमें जो एटम्स है वो कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होंगे और उस यूनिट सेल के अंदर भी कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। और प्राइमरी यूनिट सेल में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो ओनली एंड ओनली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है। जबकि सेंटर्ड यूनिट सेल में ऐसा नहीं होता है, वो कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं और उस यूनिट सेल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, चाहे कहीं पे भी। अब बात करते हैं इस सेंटर्ड यूनिट सेल को भी हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इन सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर में क्या होता है, ये हमारे पास अगर कोई यूनिट सेल है, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास अगर कोई यूनिट सेल है, ये हमारे पास अगर कोई यूनिट सेल है, तो अगर यहाँ पे जो एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो, ये एटम्स जो है ये कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो, और साथ ही में ये जो यूनिट सेल है इसके ठीक सेंटर में प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। यहाँ पे जो एटम्स जो है वो यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे तो है ही, बट यूनिट सेल का जो सेंटर है उस पे भी एक एटम प्रेजेंट है। इस तरह के यूनिट सेल को हम क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। जबकि फेस सेंटर में क्या होता है, कोई अगर यूनिट सेल है, यहाँ पे हम लोग के पास ये कोई यूनिट सेल है, ये हम लोगों ने एक यूनिट सेल बना दिया, यहाँ पे हम लोग के पास ये कोई यूनिट सेल है। यहाँ पे इस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते ही हैं, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते ही हैं एटम्स, बट यहाँ पे जो होता है एक एटम्स जो होता है वो इस फेस पे, इस फेस पे, इस फेस पे और इस फेस पे होता है। मीन्स कि यहाँ पे जो होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, जो यूनिट सेल होता है उसके कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होता है और उसके हर एक फेस पे एटम्स प्रेजेंट होता है। मीन्स कि ये जो यूनिट सेल्स है तो इसका जो ऊपर का फेस है इस पे भी, इसके सेंटर में भी एक यूनिट सेल होगा, और इसके इधर का जो फेस है उसके भी सेंटर में एक यूनिट सेल होगा, इसके पीछे का जो फेस है उसके भी सेंटर में एक यूनिट सेल होगा, इसके नीचे का जो फेस है उसके भी सेंटर में यूनिट सेल होगा, और इसके इस साइड में जो फेस है उसके भी सेंटर में यूनिट सेल होगा, और इसके जो बाहरी जो फेस है उसके भी सेंटर में एक यूनिट सेल होगा। मीन्स कि इसके कॉर्नर पे सेल प्रेजेंट हो, इसके कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होंगे, और इसके जो जितने भी फेसेस हैं, इस यूनिट सेल के जितने भी फेसेस हैं उसके हर एक सेंटर पे एक एटम्स प्रेजेंट होगा। तो इस तरह की यूनिट सेल को हम बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बात करते हैं इन सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यहाँ पे जो यूनिट सेल होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे हम लोगों ने एक यूनिट सेल ड्रॉ किया, यहाँ पे हम लोगों ने एक यूनिट सेल ड्रॉ किया। तो यहाँ पे क्या होता है, एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इस यूनिट सेल्स के जितने भी कॉर्नर्स हैं वहाँ पे एटम्स क्या है, प्रेजेंट है, और साथ ही में इसके किसी भी दो अपोजिट फेसेस पे एक एक एटम्स प्रेजेंट होता है। मीन्स कि अगर आप इसका ये ऊपर का फेस ले लो तो यहाँ पे इसके सेंटर में एक एटम्स, और इसके नीचे का फेस ले लो इसके सेंटर में एक एटम्स। तो इस तरह के जो यूनिट सेल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर्ड यूनिट सेल। इन सेंटर्ड यूनिट सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके कॉर्नर्स में एटम्स प्रेजेंट होते हैं इस यूनिट सेल के, और इसके किसी भी दो अपोजिट फेसेस में के सेंटर में यूनिट एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका कोई भी दो अपोजिट फेस ले सकते हो। अगर आप इसका ऊपर का लिए, इसका ऊपर का फेस लिए, तो इसका अपोजिट फेस कैसा होगा, इसके नीचे का फेस होगा। तो इसके नीचे वाले फेस के सेंटर में और इसके ऊपर वाले फेस के सेंटर में दो एटम्स प्रेजेंट हो गए। तो इस तरह के यूनिट सेल को हम बोलते हैं इन सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर आप इसकी इस साइड का लेते हो और इसकी इस साइड का लेते हो, अगर आप ये फेस लेते हो, इस फेस के सेंटर में एक कोई एटम प्रेजेंट है, तो इसका अपोजिट फेस कौन सा होगा, इसके सामने वाला। तो इसके सामने वाला जो अपोजिट फेस होगा उसके सेंटर में भी अगर कोई एटम्स प्रेजेंट है, तो इस तरह की यूनिट सेल को हम बोलते हैं इन सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यहाँ पर हम लोग ने पढ़ लिया यूनिट सेल कितने टाइप्स होते हैं, प्राइमरी यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। प्राइमरी यूनिट सेल में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो यूनिट सेल के केवल कॉर्नर पे, ओनली एंड ओनली कॉर्नर्स में प्रेजेंट होता है। जबकि सेंटर्ड यूनिट सेल पे कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही हैं यूनिट सेल के, बट उस यूनिट सेल के अंदर भी कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं एटम्स। तो इस तरह के यूनिट सेल को हम बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर में क्या होता है, यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे
एटम्स प्रेजेंट होते हैं और उसकी जो यूनिट सेल होगा उसके सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे। फिर सेंटर में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं उसके कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं और उस यूनिट सेल के हर एक फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं। इन सेंटर में क्या होता है, उसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं और उसके किसी भी दो अपोजिट फेसेस के सेंटर पे भी एटम्स प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं इन सेंटर यूनिट सेल। तो यहाँ पे हो गया टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।